हम ये नहीं कह रहे कि आप मंदिर को भी तोड़िए, हम तो आपसे ये पूछते हैं कि आपने मस्जिद को क्यों तोड़ा आपने। फिर आप बीजेपी को दोषी नहीं ठहराओगे कि बीजेपी की वजह से ये हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार आप लोग खुद भी होगे। ये सोचते हैं कि जो ये कहेंगे वही कानून है, वही संविधान है। फिलहाल तो मुसलमानों को टारगेट कर करके इस टाइम इसलिए ये काम कर रहे हैं कि क्योंकि इन्हें अपनी राजनीति रोटियाँ सेकनी है। इसी के आधार पर अपनी सरकार ये लोग बना रहे हैं। सारे मुसलमानों को, सेकुलर हिंदू समाज के लोगों को इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो मुस्लिम समाज के हज़ारों उलमा भी फांसी के फंदे पर झूले हैं, अपने सीने पर गोलियां खाई हैं, जेलों में रहे हैं, आंदोलन करे हैं। तारीख इतिहास उठा करके देखें। और ये बीजेपी के लोग जो आज अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ ये अपने गिरबान में झाँक करके देखें कि आरएसएस जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, आरएसएस उस वक्त कहाँ थी? इनकी कुर्बानियाँ क्यों नहीं रही? क्योंकि इन्होंने देश की आज़ादी के लिए कोई जंग में हिस्सा नहीं लिया। ऐसे मुकदमे दर्ज कराए, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, मतलब जिसमें कि अफसोस की बात है। आदाब, नमस्कार। जनसोच देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर दिल्ली हो, सब जगह बिल्डोज़र नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में विधानसभा इलेक्शन होकर के गुजरे हैं, जिसमें कि 36 विधायकों में से 34 विधायक मुस्लिम, मतलब 36 खड़े हुए थे और 34 मुस्लिम विधायक चुन करके गए थे विधानसभा, जिसमें से जियाउर रहमान साहब हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर बुलडोज़र जो चल रहा है हर जगह, चाहे वो कोई समाजवादी का नेता हो या फिर किसी गरीब की खोली पर चल रहा हो, या दिल्ली में जहांगीरपुरी का जो मामला है उस पर हो, आखिर किस तरीके से देखते हैं और आखिर जो बयानबाजी चल रही है वो कहाँ तक सही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जियाउर रहमान बर्क साहब हमारे चैनल में। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि जो बुलडोज़र वाली राजनीति आजकल चल रही है कि कोर्ट के फैसले आने से पहले बुलडोज़र चला दिया जाता है, ये कहाँ तक सही है? ये जो चीज़ भी बुलडोज़र की ये नीति चल रही है, जो बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, इससे मैं ख़िलाफ़ हूँ इसके, और मैं ही क्या पूरा देश इसके ख़िलाफ़ है। जब हमारे देश के अंदर कानून है, संविधान है, लोकतंत्र है, तो उसके हिसाब से मुकदमा दर्ज करें। मुकदमा दर्ज करने के बाद में कोर्ट उसमें सुनवाई करे कि और देखे कि जिसके अगर गलत है तो उसमें बुलडोज़र चलाना है या उसको कोई दूसरी कार्रवाई करनी है, न्यायालय फैसला देगा। लेकिन सरकारें जो हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ भी सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, या भले ही दिल्ली में सरकार भले ही आप पार्टी की है, लेकिन वहाँ पर पूरा का पूरा हस्तक्षेप केंद्र शासित राज्य होने के नाते पूरा सेंटर का रहता है। वहाँ पर जो इस टाइप का ये काम कर रहे हैं, इससे ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और ये चीज़ साबित करना चाहते हैं कि इनका विश्वास लोकतंत्र में, संविधान में नहीं है, बल्कि इनका विश्वास हठ धर्मी में है, डिक्टेटरशिप में है। ये सोचते हैं कि जो ये कहेंगे वही कानून है, वही संविधान है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक हद तक इस चीज़ को लोग बर्दाश्त करेंगे, नहीं तो हमें वैसे अपने कोर्ट से हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि कल जहांगीरपुरी के अंदर परसों जो घटना घटी गई, मतलब सिर्फ इंटेंशनली पूरे दिल्ली के अंदर मेरे ख़्याल से करीब 1731 के आसपास कॉलोनियाँ हैं जो इलीगल हैं, लेकिन सिर्फ उसी को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि अभी 16 तारीख में जो घटना घटी थी उस चीज़ का बदला लेने की वजह से वहाँ पर टारगेट कर करके, और उसको और 19 तारीख का एक लेटर है जो दिल्ली के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने लेटर भेजा निगम को कि इसके वहाँ पे बुलडोज़र उनको अवैध जो कॉलोनियाँ उनको वो करा जाए, और अगले दिन ही वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ के लोगों ने जा कर के उसको वो ढहाया। हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसके ख़िलाफ़ हैं, और हम सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करते हैं कि इसके अंदर जो उन्होंने स्टे दिया है उसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर करके कार्रवाई की जाए जिन्होंने कोर्ट की अवमानना भी की है। कोर्ट का आदेश आने के बाद में भी उन्होंने बुलडोज़र 2 घंटे बाद तक चलता रहा। तो हमें अगर इस तरह से काम होगा तो देश का नागरिक चाहे किसी समाज से ताल्लुक़ रखता हो, फ़िलहाल तो मुसलमानों को टारगेट कर करके इस टाइम इसलिए ये काम कर रहे हैं कि क्योंकि इन्हें अपनी राजनीति रोटियाँ सेकनी है। इसी के आधार पर अपनी सरकार ये लोग बना रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। आने वाला वक्त इंशाल्लाह इनके ख़िलाफ़, चाहे सुप्रीम कोर्ट से इनके ख़िलाफ़ हो या फिर सारे मुसलमानों को, सेकुलर हिंदू समाज के लोगों को इनके ख़िलाफ़ धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और इनको इनके रास्ते पर लाने पड़ेगा। बुलडोज़र चल रहा था, मस्जिद का गेट तोड़ा गया, जो अवैध दुकानें बताई गई थी वो भी तोड़ दी गई। जब मंदिर का आता है नंबर, मंदिर जो अवैध जगह बना हुआ है, अतिक्रमण की जगह बना हुआ है, तब आकर के रोक दिया जाता है, तब वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान लेते हैं।
वही मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब ये चीज़ जो है ये इंटेंशनली की जा रही है। जो और इलीगल कॉलोनी वगैरह वहाँ पर हैं, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो 16 तारीख की घटना थी उसके बाद में जो इन्होंने एक्शन लिया है वहाँ पर, ये जानबूझ कर करके इंटेंशनली इनके टारगेट कर करके मुसलमानों को हरेस करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनके दिलों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए कि वो अपना यहाँ पर इस हिंदुस्तान के वो भी नागरिक हैं। इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मुसलमानों की देश को आज़ाद कराने के लिए कम कुर्बानियाँ नहीं हैं। अगर हिंदू समाज के लोगों ने देश को आज़ाद कराने में कुर्बानियाँ दी हैं तो मुस्लिम समाज के हज़ारों उलमा भी फांसी के फंदे पर झूले हैं, अपने सीने पर गोलियां खाई हैं, जेलों में रहे हैं, आंदोलन करे हैं। तारीख इतिहास उठा करके देखें। और ये बीजेपी के लोग जो आज अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ ये अपने गिरेबान में झाँक करके देखें कि आरएसएस जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, आरएसएस उस वक्त कहाँ थी? इनकी कुर्बानियाँ क्यों नहीं रहीं? क्योंकि इन्होंने देश की आज़ादी के लिए कोई जंग में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन आज अपने आप को ये देश का मालिक बताते हैं, इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और टारगेट कर करके जो इन्होंने मुस्लिम जैसे मस्जिद को इन्होंने शहीद किया, वहाँ के हिस्से को, अगर आपको करना था तो सबसे पहले तो नोटिस देते, चाहे वहाँ पर कोई घर था, दुकान थी, मस्जिद का अगर गेट था या वो था, लेकिन आपने मस्जिद के उसको तो गेट को तोड़ दिया, दुकानें तोड़ दी, मुसलमानों के घरों को तोड़ दिए, मंदिर आया तो आपने उसको रोक दिया। हम ये नहीं कह रहे कि आप मंदिर को भी तोड़िए, हम तो आपसे ये पूछते हैं कि आपने मस्जिद को क्यों तोड़ा? क्यों आपने इस टाइप का एक्शन लिया? अपने हाथ में कानून क्यों लिया? आप संविधान आप नहीं हो, संविधान को फॉलो करने का आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर नहीं करोगे तो मुलजिम वो लोग नहीं, उससे ज़्यादा बड़े वाले मुलजिम आप लोग हो, क्योंकि आपने संविधान को, कानून को तोड़ा है और कोर्ट की अवमानना की है। मेरी मांग है इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई किसी भी लेवल का अधिकारी हो या किसी भी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से या सरकार से ताल्लुक़ रखता हो। अच्छा, अब ये सवाल ये जहांगीरपुरी का है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी चाहे नाहिद हसन हो, उनको जेल में डाल दिया गया, चाहे वो शहजील इस्लाम हो, उनके पेट्रोल पंप पर भी बुलडोज़र चलाया गया। समाजवादी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ज़मीनी स्तर पर ना कि कोई ट्वीट करते हैं, ना कुछ करते, ना ही आज़म खां के लिए कुछ बोलते हैं, जबकि अब शिवपाल यादव भी आज मुलाकात करके आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक मुद्दा वो चीज़ अलग है, लेकिन फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि शहजील इस्लाम साहब के उसमें जो है, जो उन्होंने शहजील इस्लाम साहब ने अगर कोई बात कही, मिसाल के तौर पर शहजील इस्लाम साहब के अलावा भी अगर कोई बात गलत कह रहा है तो सरकार को अधिकार है, पुलिस प्रशासन को, शासन को अधिकार है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, जांच करें। जांच में अगर कोई दोषी पाए जाते हैं उसके हिसाब से कोर्ट अपना सज़ा सुनाएगी, उसको फिर बाद में कार्रवाई करें। लेकिन ये कहीं से कहीं तक इनको अधिकार नहीं है, जो कि ये संविधान के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं कि अपना अगर किसी ने कोई गलत बयानबाजी की तो उसको आधार बना कर करके पेट्रोल पंप को आपने पूरा उनके तहस नहस कर दिया। किस बुनियाद पर कर दिया आपने? कि सिर्फ इसलिए ये दिखाने के लिए कि आप इस बीजेपी के अंदर, किस आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है? अगर इस तरह से सरकारों ने किया होता, ऐसे तो मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी की सरकार भी रही है 5 साल में, अगर इस टाइप से करते, अगर बदले की भावना से काम किया होता तो भारतीय जनता पार्टी के तो ज़रा कितने सारे नेताओं को करोड़ों अरबों रुपए का इनको नुकसान पहुंचा देते। लेकिन ऐसा समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया है। और कांग्रेस की हुकूमत केंद्र में रही है, वो भी अगर चाहते तो वो भी पूरे देश के अंदर इन लोग, जो विपक्ष के लोग थे, उनको तबाह करने का काम कर सकते थे। लेकिन बीजेपी ने ये जब से देश आज़ाद हुआ है ये नया काम शुरू किया है, और इस नए काम के तहत इनका ये है कि कोई भी विपक्ष का आदमी बोल नहीं सके। उनको दबाने के लिए अगर कोई विधायकों के लोगों के खिलाफ अगर ऐसी कार्रवाई हो रही है कि उनके पेट्रोल पंप को आप पूरा तहस नहस कर रहे हो, तो आम जनता का क्या सूरत हाल होगी? आदमी, आप मीडिया के माध्यम से आप खुद लोग या कोई भी आदमी अंदाज़ा लगा सकता है, जब विधायक लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे यहाँ पर, तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित रह सकती है? इसलिए मैं यही मांग करूँगा हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी, क्योंकि कोर्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि याचिका डालें तो तभी कोर्ट कार्रवाई करे। किसी भी मामले को संज्ञान में आने पर कोर्ट खुद भी मुकदमा दर्ज कर करके उसको खुद कार्रवाई कर सकता है। तो हमारी मांग है कि ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में भी अब रिट डाली गई है कि जितने भी हैं ऐसे लोगों पर रोक लगाई जाए कि ये अननेसेसरी बुलडोज़र नहीं चलाएं, बल्कि जो एक कानूनी प्रक्रिया है जो संविधान ने अपना वो करा है, उस हिसाब से अपना कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है ना कि जब बुलडोज़र चला दिया जाता है तो अखिलेश यादव नहीं बोलते,
ये महंगाई का मुद्दा हुआ तब अखिलेश यादव नहीं बोलते, आज़म खां का मुद्दा हुआ तब अखिलेश यादव नहीं बोलते, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोल रहे तो फिर और कौन बोलेगा? नहीं नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहे। देखिए, बोलने का आप देखिए, जो मिसाल के तौर पे जहाँ बोलने की ज़रूरत होती है बोला, माननीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बोलते हैं। चाहे वो मिसाल के तौर पे जहाँ ज़रूरत है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना ज़्यादा है, हर आदमी अच्छे उससे जुड़ा हुआ है, ख़ासतौर से नौजवान तबका। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उसके माध्यम से वो अपनी बात को जनता के दरमियान में रोज़ रखते हैं। और उसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं भी बात अपनी कर दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जहां महंगाई का मसला है, भ्रष्टाचार का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, बीजेपी के उत्पीड़न का मसला है। आप याद रखिए, जब आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब आवाज़ नहीं उठा रहे, सबसे ज़्यादा चुनाव के समय में भी और बाद में भी अगर बुलडोज़र बाबा का खिताब दिया था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ही योगी जी को खिताब दिया था कि बुलडोज़र बाबा हैं जो कि इस जगह जगह पर बुलडोज़र चलवाते रहते हैं। और अभी भी उनके खिलाफ आज माननीय सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब के नेतृत्व में एक डेलीगेशन 5 सांसद और पूर्व सांसदों का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जहांगीरपुर के लिए भेजा है, जिसमें शफीकुर रहमान बर्क साहब उसमें कमेटी के अंदर हैं। तो वो वहाँ पर जाकर के आज वो उसकी रिपोर्ट भी सौंपेंगे। जहांगीरपुरी का मामला संज्ञान में आया तो खुद माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कमेटी बना करके वहाँ भेजा है कि वहाँ उसकी रिपोर्ट देंगे, और उसके बाद में आगे किस तरह से वहाँ की रिपोर्ट आने के बाद में क्या कार्रवाई करनी है, उस पर फिर फैसला मिलकर के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब और पूरी कमेटी और माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी फैसला लेंगे उसके ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं यही बात अगर हम आज़म खां पर अप्लाई करें कि आज़म खां से अखिलेश यादव 2 साल में सिर्फ एक बार मिलने के लिए गए। देखिए, मिलने के लिए गए, ये चीज़ तो उनका अपना एक पर्सनल निजी मामला है कि फिर अब नाराज़गी भी, उनके जो मीडिया प्रभारी हैं वो भी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं इस मामले पर। देखिए, मीडिया प्रभारी जी ने ज़रूर उन्होंने नाराज़गी जाहिर करी है, लेकिन अभी माननीय आज़म खां साहब का, वो भी हमारे नेता हैं, उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया है कोई मुखालफत के अंदर। कोई अगर उनका बयान आएगा तो तब माना जाएगा। कोई भी अगर या तो माननीय नेता आज़म खां साहब हम बाहर होते, उनका बयान आता तो तब हम मान सकते थे कि हाँ कि ये आधिकारिक बयान उनका है। अभी उन्होंने बयान दिया है, इसलिए उस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि आज़म खां साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से नाराज़ हैं किसी बात को लेकर के। और अखिलेश यादव जी ने मतलब जो चीज़ हो सकती है, माननीय नेता आज़म खां साहब के लिए भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कर सकते हैं, उन्होंने मतलब पूरे धरना प्रदर्शन वगैरह उस वक्त काफ़ी कोशिश करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज़म खां साहब को षड्यंत्र के तहत फंसा करके ऐसे मुकदमे दर्ज कराए गए, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, मतलब जिसमें कि अफसोस की बात है कि जो एक आम आदमी के ऊपर भी लिखवाने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं बनता। इतने बड़े नेता के खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज कराए गए। और आपको याद होना चाहिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये बात कही थी कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो माननीय नेता आज़म खां साहब के ऊपर जितने भी मुकदमे लिखे गए हैं उनको सब ख़त्म किया जाएगा और उनको रद्द करके अलग एक डाल दिया जाएगा और उनकी रिहाई जल्द से जल्द कराई जाएगी। लेकिन जब सरकार ही नहीं बन पाई, सरकार बहुत भारतीय जनता पार्टी की आ गई, तो ऐसे समय में जो भी निर्णय कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ना कि समाजवादी पार्टी। अच्छा, अब जैसा ये माहौल बन रहा है कि जहाँ देखते हैं एक तरीके से दंगा भड़काने वाली भावनाएं होती हैं, कभी कोई संत आकर के भड़काऊ भाषण दे जाता है, तो कभी कोई समाजवादी की लेडी कह देती है कि मंदिर के सामने हम कुरान पाक पढ़ेंगे। तो ऐसे माहौल में जनता को क्या करना चाहिए, क्या ऐसे माहौल में किस तरीके से रहना चाहिए, कुछ मैसेज? मैं यही कहूँगा कि अपने ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों से भी कि उन्होंने अब तक जितने खामोशी से सब्र के साथ में जो अपना इस चीज़ का सबूत दिया है, ये उनकी बुज़दिली नहीं है, ये उन्होंने होशियारी से काम लिया है। लेकिन हमारा इस्लाम मज़हब भी यही सिखाता है कि आप जो है कोई लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं करें, लेकिन हम अपने हक़ की अगर आवाज़ है तो उसके लिए आप अपनी आवाज़ उठाएं और अपने हक़ को मांगा जाए, या फिर उसके नहीं मांगने से नहीं मिले तो अपने हक़ को छीना जाए। मैं जो हिंदू समाज के लोगों को ये बीजेपी आरएसएस के लोग भड़का करके जो ये काम कर रहे हैं और जिन्होंने अब तक ये षड्यंत्र किया है, चाहे वो तलवारें लहरा करके, तमंचे लहरा करके, मस्जिदों के गेट तोड़ करके, मुस्लिमों के घरों पर के पास जा कर के, उनकी कॉलोनी में जा कर के गाली गलौज करके, उनको धमकी दे करके, सबसे पहले तो मैं मांग करूंगा कि उनके खिलाफ सख्त सख्त मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। उल्टा सरकार इस समय मुसलमानों को दोषी बना रही है, गलत काम वो कर रहे हैं, लेकिन दोषी मुसलमानों को बना करके जेल उन्हें भेजा जा रहा है उनके मनोबल को तोड़ने के लिए।
इसलिए मैं चाहूँगा सबसे पहले तो कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो मुसलमानों के लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ मैं हिंदू समाज के लोगों से भी ये कहूँगा कि आप इस समय इनके बहकावे में भारतीय जनता पार्टी के उसमें नहीं आए। ये किसी के सगे नहीं हैं, ये सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए आपको सोचना समझना पड़ेगा कि आपके आने वाले समय के लिए, आपके अपने देश को मजबूत करने के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के कारोबार के लिए, उनकी तालीम के लिए, अपने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, महंगाई को ख़त्म करने के लिए ये भटकाने का काम कर रहे हैं। अगर अभी नहीं संभलोगे तो फिर आने वाला वक्त आपको माफ़ नहीं करेगा। फिर आप बीजेपी को दोषी नहीं ठहराओगे कि बीजेपी की वजह से ये हुआ है, उसके लिए ज़िम्मेदार आप लोग खुद भी होगे। क्योंकि आज अगर आप बीजेपी का आंख बंद कर करके साथ दे रहे हो तो आने वाले वक्त में जब देश अगर कमज़ोर होता है, देश को नुकसान पहुंचता है, तो उसके लिए सब आप वो हिंदू समाज के सारे लोग वो जिम्मेदार होंगे जो आज बीजेपी के लिए आंख बंद कर करके सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। जो आंख बंद करके बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं वो लोग आने वाले वक्त में अगर कोई बात होती है तो वो खासतौर से वो लोग जो कि धर्म यात्रा के नाम पर या धार्मिक त्योहारों के नाम पर हुड़दंग मचा रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, मस्जिदों पर रंग डाल रहे हैं, उनके दरवाज़ों को शहीद कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ ख़ासतौर से, उनको कभी ना तो मुसलमान माफ़ कर सकता है, ना कभी समाज माफ़ करेगा, ना कभी देश माफ़ करेगा, ना उनको कभी वक्त माफ़ करने का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ठीक, शुक्रिया। हमारे साथ थे कुंदरकी से एमएलए समाजवादी पार्टी के, जो इन्होंने बताया कि इस वक्त जो माहौल देश के अंदर बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो सिर्फ सत्ता में रहना चाहती है, किसी भी सूरत से हो, शाम दाम दंड भेद अपना करके वो सत्ता में रहना चाहती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और जो आज स्थिति बनी है उससे आगे और ख़तरनाक ना हो, उसके लिए सभी को सोचना पड़ेगा और आने वाले वक्त में सबको एक साथ मिल करके देश के लिए सोचना पड़ेगा और मिलजुल करके ही रहना पड़ेगा। आप देख रहे थे जनसोच। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।